हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन या हम कहें रूल ऑफ प्रीपोजिशन। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ पे लगना चाहिए, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके चलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में गलत जगह कर देते हैं और उनका सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। तो इसमें कुछ रूल्स भी है और कुछ पोजीशन है, दोनों पे ही मैं डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर होंगे। पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन या हम कहें रूल ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहला रूल्स तो क्या है? देखिए, प्रीपोजिशन नाम ही क्या है? प्रीपोजिशन यानी पोजीशन, स्थिति। प्री यानी पहले, स्थिति के पहले, किसी भी स्थिति के पहले। तो सामान्यतः हम प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले करते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन के पहले जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ऑन दी टेबल, टेबल क्या है? एक नाउन है और नाउन के पहले ऑन का यूज किया गया है, यानी प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो प्रीपोजिशन का यूज हम नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं, ये हमारा सामान्य नियम है। तो यहाँ पे जो टेबल है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? ही लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहता है। तो यहाँ जो जयपुर है ये क्या है? किसी शहर का नाम है, स्थान यानी जगह का नाम है। तो नाउन हुआ और नाउन से पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया गया। मतलब इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो ये नाउन है वो। क्लियर? इसमें मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ए प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय ए नाउन और प्रोनाउन, इट इज नेवर फॉलोड बाय ए वर्ब। यानी प्रीपोजिशन जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, वर्ब के पहले कभी नहीं लगता। लिखा इट इज नेवर फॉलोड बाय ए वर्ब, और इसका कोई अपवाद भी नहीं है, यानी वर्ब के पहले हम इसका यूज नहीं करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ दो एग्जाम्पल भी लूंगा जहां आपको कंफ्यूजन होता है। जैसे आई फेल्ट कॉल्ड आफ्टर स्विमिंग, यानी स्विमिंग के बाद मैं ठंड महसूस किया, मतलब मैंने ठंड महसूस की, या जुकाम सर्दी जो भी है इस तरह बोल सकते हो आप। अब आप कहोगे साहब स्विमिंग यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि वर्ब में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो भी वर्ब आईएनजी फॉर्म हो जाती है, और इसके पहले आफ्टर का यूज हुआ है यहाँ पे। नहीं, इसको ध्यान से देखिए। आई फेल्ट कॉल्ड आफ्टर स्विमिंग, यहाँ पे वर्ब तो यहाँ फेल्ट है, और यहाँ जो आफ्टर है ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। और ये जो स्विमिंग है ना ये जेरेंड है, और आपने देखा होगा वर्ब की आईएनजी जो फॉर्म होती है उसका एक रूप और होता है जिसको हम जेरेंड रूप कहते हैं। और जेरेंड जो है एक्चुअल में क्या होती है? एक नाउन ही होती है। तो यहाँ स्विमिंग जो है एक नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, और इसके पहले आफ्टर का यानी प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। स्विमिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है, और जेरेंड एक नाउन ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट, रवि वांट्स टू रीड। तो अब आप कहोगे साहब यहाँ पे वांट्स या रीड जो है वर्ब है, इसके पहले टू आ गया। तो ये भी नहीं है, ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। यहाँ पे रवि के बाद वांट्स, रवि चाहता है पढ़ना, तो रवि के बाद जो वांट्स है ये हमारी वर्ब है, यानी यहाँ मेन वर्ब है। क्लियर है? टू रीड जो है
ये वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और इन्फिनेटिव का जो यूज है वो भी एज ए नाउन की तरह किया जाता है। तो दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, यानी कि इसमें वर्ब के साथ नहीं लगता, यानी वर्ब के पहले इसका यूज नहीं होता। दूसरा रूल क्या है? ऑब्जेक्ट यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, जैसे हूं, whom, व्हाट, विच, वेयर, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो आप प्रीपोजिशन कहाँ लगाओगे? सेंटेंस के अंत में। जैसे आप इसे देखिए, हु इज सी वीपिंग फॉर, वह किसके लिए रो रही है? तो वह, ये तो सब्जेक्ट है, सी यहाँ, वह किसके लिए, हूं का यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, और हूं क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ जो है के लिए, फॉर, यानी सेंस में हमने प्रीपोजिशन का यूज किया, तो ये कहाँ होगा? सेंटेंस के लास्ट में। तो फॉर यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, और हूं या क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। बात क्लियर है? सी यहाँ सब्जेक्ट है, हूं यहाँ ऑब्जेक्ट है, और फॉर यहाँ प्रीपोजिशन है। तो जब ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो इनमें से, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। क्लियर होनी चाहिए बात। नेक्स्ट, व्हाट इज ही लुकिंग एट, वह किस चीज पर देख रहा है, यानी वह किस और देख रहा है या किस चीज की ओर देख रहा है। कहने का मतलब ये भी हो सकता है किस पर उसका ध्यान है। तो व्हाट इज ही लुकिंग एट, तो वह, यानी ही तो सब्जेक्ट हुआ, एट यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और व्हाट यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट, यानी वह किस चीज पर, किस चीज पर, तो व्हाट एट। तो यहाँ इस सेंस में जो व्हाट है ये क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हमारा रूल ये फॉलो हो रहा है। चलिए अब रूल नंबर 2 का, इसमें ये तो वही बात है कि ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो इनके एंड में लगाया जाता है, लेकिन यदि हूं और विच के पहले, यानी हूं और विच है इनमें से, तो इनके पहले प्रीपोजिशन लगाया जा सकता है, यानी इनके पहले भी, यानी साथ में इनके प्रीपोजिशन लगाया जा सकता है। जैसे आप देखिए, विच क्लास डू यू रीड इन, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो विच क्लास डू यू रीड इन, यानी आप किस क्लास में, यू सब्जेक्ट है, विच यहाँ ऑब्जेक्ट है जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हमने कहा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लास्ट में क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन लगा दिए हमने इन, लेकिन नीचे लिखा है कि whom और which के पहले भी प्रीपोजिशन लगाया जा सकता है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन विच क्लास डू यू रीड, यानी जो इन है प्रीपोजिशन ये पहले भी लगाया जा सकता है। whom और which के साथ ये पहले भी यूज किया जा सकता है और बाद में भी यूज किया बाद में तो हम करते ही हैं, लेकिन which और whom की कंडीशन में पहले भी यूज किया जा सकता है। तो ये प्रीपोजिशन हो गया यहाँ। अब आप एक और एग्जांपल लो, फॉर whom इज सी वीपिंग। तो अब आप देखिए whom के साथ हमने फॉर का यूज किया है, और पहले लिखा है कि whom के साथ हम पहले भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इस फॉर को यहां भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल whom के स्थान पे whom का यूज ज्यादा किया जाता है। whom इज सी वीपिंग फॉर, तो यहाँ जब whom का हम यूज करेंगे तो फॉर को इसके आगे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन केवल विच और whom के लिए है, इनके पहले भी लगाया जा सकता है, बाकी के साथ नहीं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, रूल्स नंबर 3 क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में ही लगाया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन भी कौन? दैट हो, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में ही लगाते हैं।
दिस इज द हाउस दैट आई रोट टू यू अबाउट। ये अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसके बारे में पहले मैं पढ़ा चुका हूं। और ये दैट क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दिस इज द हाउस, ये वही घर है, दैट जिसके दैट अबाउट जिसके बारे में आई रोट टू यू मैंने तुम्हें लिखा था। तो ये वही घर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें लिखा था। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दिस इज द हाउस और आई रोट टू यू। तो यहाँ दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। तो कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंड में हमेशा प्रीपोजिशन जो है अगर आता है तो उसके एंड में लगेगा। क्लियर है, यहाँ अबाउट का यूज किया गया। दैट इज द बस दैट यू ट्रेवल बाय। दैट इज द बस दैट यू, यहाँ पे दैट की जगह आप दिस भी कर सकते हैं, दिस यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा सेंटेंस। THIS या दिस दैट कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन दैट भी ले सकते हो। तो दिस इज द बस यानी ये वही बस है, दैट यू ट्रेवल्ड बाय यानी जिसके द्वारा तुमने यात्रा की। तो यहाँ पे दैट आया है तो लास्ट में हम यूज करेंगे, ठीक है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फोर्थ है ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो तो भी प्रीपोजिशन इन्फिनेटिव के बाद में लगाया जाता है। जैसे दिस इज ए ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन। ये इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है रहने के लिए यह एक सुंदर घर है। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल हाउस टू लिव। टू लिव यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद जो हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनेटिव हो तो प्रीपोजिशन इन्फिनेटिव के बाद लगेगा। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ टू लिव यानी इन्फिनेटिव। आई बॉट ए पेन टू राइट विथ। मैंने लिखने के लिए एक पेन खरीदा। तो यहाँ टू राइट क्या है, इन्फिनेटिव है, और विथ यहाँ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, कुछ समय सूचक शब्द जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंथ, वीक, ईयर या फिर सीजन से संबंधित समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम से पूर्व यदि दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी या लास्ट हो तो इनके पूर्व प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए ही केम दिस मॉर्निंग, वह आज सुबह में आया, ठीक है। और ही केम इन दी मॉर्निंग यानी वह सुबह में आया। यहाँ पे यदि आप दिस लगाते हो, दिस का मतलब यहाँ हो गया आज की बात हो रही है, दिस मॉर्निंग यानी आज की बात। क्लियर है, आज सुबह की बात। तो इसके पहले आप इन नहीं लगाओगे, आप ही केम इन दिस मॉर्निंग लिखोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन यदि आप दिस का यूज नहीं करते हो तो फिर आप इनका यूज करें कि ही केम इन दी मॉर्निंग। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि इनके पहले इन शब्दों का इस्तेमाल है तो आप प्रीपोजिशन यूज नहीं करें, यदि इनका इस्तेमाल नहीं है तो आप प्रीपोजिशन यूज करें। क्लियर, तो यहां पे हमने प्रीपोजिशन लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक डाउट रहता है यहाँ पे, होम, होम ये वर्ड है HOME, होम यानी घर, के साथ जब गति यानी मोशन वाली वर्ब हो, ऐसा लग रहा है कि गति हो रही है, जैसे गो और गेट हो, तो होम के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे आई वेंट होम, तो आई वेंट होम लिखते हैं हम। सामान्यतः अगर और कोई चीज होती आप लिखते कि आई वेंट मार्केट तो गलत होता, आप लिखते आई वेंट टू मार्केट। लेकिन यहाँ होम की बात है, वेंट मतलब जाना, गति हो रही है, आई वेंट टू होम यानी मैं घर गया, गति हो रही है, होम आया है,
हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, यानी इसके साथ सामान्य टू का यूज होता तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई वेंट होम ही लिखेंगे। टुडे आई विल गो होम, आज मैं घर जाऊंगा। तो गो आया है, जाने का यानी मोशन वाला कार्य है, इसके बाद होम है, तो आप यहाँ प्रीपोजिशन यानी टू का यूज नहीं करोगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे रवि इज एट होम, रवि घर पर है, यहाँ कोई मोशन नहीं हो रही, रवि घर पर है, स्थिर अवस्था वाली बात हो रही है, और वर्ब ये भी नहीं है गो और गेट वाली। तो फिर आप यहाँ जो भी प्रीपोजिशन लगे, जैसे एट का हम इस्तेमाल करते हैं, रवि इज एट होम, ये प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने इस तरह का एग्जाम्पल लिया, आई वेंट होम, मैं घर गया, मोशन हो रहा है, गो वाली वर्ब यहाँ यूज हो रही है, हमने प्रीपोजिशन यूज नहीं किया। लेकिन आई वेंट टू हर होम, मैं उसके घर गया, यदि होम से पहले और कोई वर्ड जुड़ा है या और कोई फ्रेज जुड़ी है, तब आप उसके साथ बिल्कुल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करिए। तो आई वेंट टू हर होम ये करेक्ट है, लेकिन आई वेंट टू होम आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आई वेंट होम ही लिखना है, लेकिन आई वेंट टू हर होम, आई वेंट टू हिज होम, आई वेंट टू हिम होम, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे जैसे अपलोड किया जाए। आपको यदि इस चैनल से कुछ समझ में आ रहा है तो आप दूसरों तक भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सीख सके, उसके बारे में जान सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।